नमस्कार, मैं दिव्यांश भारद्वाज। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। जिले में डेंगू का कहर जारी, 8 नए मरीज अस्पताल में हुए भर्ती, मरीजों की संख्या 40 के पार। निजीकरण के खिलाफ देशव्यापी बैंक हड़ताल का असर जिले में दिखा, सभी बैंक के बाहर बैंक कर्मचारी धरने पर बैठे। और धनतेरस की तैयारी में बाजार सज धज के तैयार, ग्राहकों के नदारद होने से दुकानदारों में मायूसी। और अब खबरें विस्तार से। जिले में डेंगू का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, 8 नए मरीज अस्पताल में हुए भर्ती, मरीजों की संख्या 40 पहुंची। जिले में डेंगू के 5 नए मरीज मिलने के बाद डेंगू के मरीजों की संख्या 40 पहुंच चुकी है। डेंगू के इन नए मरीजों का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी सिंह एवं जिला वेक्टर जनित रोग पदाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार की देखरेख में जागरूकता अभियान एवं छिड़काव अभियान चलाया जा रहा है। शहर के वार्ड 40 के नई बाजार मोहल्ले में एक ही परिवार के 3 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। वे सभी शहर में ही अस्थायी रूप से रहते हैं। एसकेएमसीएच में इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाते हुए उन्होंने अपना इलाज निजी डॉक्टरों से करवाना शुरू कर दिया है। प्रशासन द्वारा तो छिड़काव किया गया है, हमारे पार्षद जी छिड़काव करवाए हैं 2 बार 3 बार, लेकिन उससे कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और दिन पर दिन हमारे मोहल्ले में डेंगू के पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। और यहाँ से हम लोग मेडिकल गए, मेडिकल में तो कोई व्यवस्था नहीं, कहीं कुछ नहीं, वहाँ तो जीते जी आदमी मर जाएगा। आईसीयू में लाइट नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। मेडिकल में भी बहुत दयनीय स्थिति है अपने शहर मुजफ्फरपुर की। और डेंगू के मामले में तो कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो अब देखिए ऊपर वाले के हाथ में है। हम लोग तो प्राइवेट में जा रहे हैं इलाज करवाने, सरकारी से तो भरोसा ही उठ गया। लोग कहते हैं कि ये मंत्री जी आ रहे हैं तो वो एमएस जी आ रहे हैं तो वो चेक इन है तो ये चेक इन है, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ पब्लिक को मूर्ख बनाया जा रहा है मेडिकल द्वारा, और कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ इलाज का कोई व्यवस्था नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। बस बहुत हुआ, एक सलाइन आरएल चढ़ा दी है। डेंगू में आरएल से क्या होगा? एंटीबायोटिक देना नहीं है, जबरदस्ती लोग एंटीबायोटिक दे रहे हैं। हम मना कर रहे हैं कि मैम एंटीबायोटिक नहीं चलाइए, तो नहीं आप हमसे ज्यादा जानते हैं। और यही कहा के लोग अब शांत कर दे रहा था। लोग बोले ज्यादा कीजिएगा तो केस खराब कर देंगे आपका। हम लोग को भी अपना नौकरी प्यारा है, जिस कारण से हम लोग मेडिकल से लिख के चले आए कि यहाँ कहीं कोई इलाज नहीं है। और वो बोली छुट्टी भी नहीं दे रही थी, तो हम लोग बोले कि नहीं हमको छुट्टी दे दीजिए। तो बोले कि आप लिख के दे दीजिए कि हम यहाँ से संतुष्ट हैं। तो संतुष्टि तो हम नहीं लिखे, जो सच्चाई है सो हम लिख दिए। बोले कि हम यहाँ से कोई संतुष्ट नहीं है, यहाँ कोई इलाज नहीं है डेंगू का या फिर किसी भी चीज का मेडिकल में कोई इलाज नहीं है, सिर्फ मारामारी है वहाँ। कितना दिन इलाज कराया वहाँ? 2 दिन इलाज करवाए। एक भी डॉक्टर देखने नहीं आए हैं, न पूछने आए हैं। नई लड़की लोग हैं, नर्स लोग, जिसको जहाँ समझ में आ रहा है वहाँ नीडल घुसा दे रही है, जिसको जो समझ में आ रहा है दवा चला दे रही है। न कोई लिखित है, न कहीं कुछ है, न पूछे कि मैडम दवा दिखाइए कौन कौन सा चल रहा है, सलाइन इंजेक्शन हमको, तो उससे आपको क्या मतलब है? हम लोग हैं, हम लोग अपना देखेंगे, हम लोग किस लिए हैं? तो लास्ट में हम वहां से चल दिए। वहीं वार्ड 40 के पार्षद अब्दुल बाकी ने बताया कि वार्ड में छिड़काव डीडीटी एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होने के बावजूद वार्ड में नए मरीज डेंगू के पाए जाने जांच का विषय है। पूरे वार्ड में नहीं है, ये आपको नई बाजार के सरस्वती प्रेस लाइन जो है उसमें 2-3 दिन पहले हमको खबर मिली कि 2-3 मरीज यहाँ हैं। तो हमने मेयर साहब से बात किया और उन्होंने जो है कि फौरन हमको मेडिकल के वाले को खबर किए, तो उन्होंने वहां से टीम भेजा। उससे 1 दिन पहले भी हमने यहाँ पूरा मच्छर का जो है कि ये पटवाया दिया था, मच्छर मारने का दवा, और ब्लीचिंग पाउडर की भी मैंने छिड़काव कर दिया था। फिर वो टीम आई तो वो भी पूरा दवा का छिड़काव किए, और उसके बाद आज भी मैंने किया है। अब ये जांच का विषय है कि ये मरीज जो है जो फैला है ये बाहर से आया है या यहीं से ही हुआ है। इसमें हमारे नगर निगम वाले भी हमारी मदद करें, प्रशासन की मदद करें, जिससे कि छिड़काव हो रहा है। डीडीटी ब्लीचिंग सभी चीजों का छिड़काव हो रहा है। इसके बावजूद यहाँ इसी मोहल्ले से मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पहले 5 थे, जी, पहले 3 था, अब 10 हो गया लगभग, और ये बढ़ता जा रहा है। तो इस तो स्वास्थ्य विभाग वाले इसको देखें कि कैसा काहे हो रहा है। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने वर्षा से हुए जल जमाव को डेंगू का कारण बताते हुए मरीजों के इलाज में हर संभव मदद करने की बात कही। बारिश के बाद कई जगह पर सड़क में और अलग अलग जो निचले इलाके हैं शहर के, वहाँ पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। और क्योंकि जल निकास की कोई व्यवस्था उन क्षेत्रों पर अब तक नहीं हो पाई है, इस कारण से
स्टैगनेंट वाटर में डेंगू के जो लार्वा हैं वो पनप रहे हैं, उसको हम लोगों का भी ध्यान है इस पे, और कई जगहों पर हम लोग फॉगिंग इत्यादि भी करा रहे हैं। अभी कल ही हम लोगों ने 4 प्रचार रथ भी यहाँ से रवाना किए हैं, जो डेंगू से संबंधित जो विषय है उसकी रोकथाम के संबंध में, एवं यदि डेंगू कोई पीड़ित हो जाए तो उसके तुरंत बाद क्या किया जाना चाहिए, सारे विषयों को लेकर एक जागृति का जो है कार्यक्रम हम लोग इन प्रचार रथ के माध्यम से कर रहे हैं। अब तक फॉगिंग भी हम लोग 23-24 जगह पर हम लोगों ने फॉगिंग की भी व्यवस्था पूर्ण कर ली है, लेकिन नए नए क्षेत्र और भी हमारे संज्ञान में आ रहे हैं जहां पर डेंगू के मरीज जहां से रिपोर्ट हो रहे हैं। अब तक कुल जो हमारा अपना सरकारी आंकड़ा है उसके हिसाब से कुल 35 ऐसे रोगी हैं जिन्होंने अपना इलाज डेंगू के लिए कराया। हालांकि किसी की भी स्थिति गंभीर नहीं है आज की तिथि में, लेकिन 3 मरीज जो है वर्तमान में SKMCH में भर्ती हैं और शेष सभी जो है अपने घर पर ही अपना इलाज करा रहे हैं। निश्चित तौर पर और भी हो सकता है ऐसे केसेस होंगे जिनका कि इलाज प्राइवेट अस्पतालों में हो रहा होगा, जो हमारे वर्तमान में भी संज्ञान में नहीं है। हम लोगों ने सभी जो निजी संस्थान हैं, निजी प्राइवेट क्लिनिक्स हैं जहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं, उनके साथ एक बैठक भी परसों आहूत की है, जिसमें कि वो सब उपस्थित रहेंगे और उन प्रतिदिन हम लोग उनसे डेंगू संबंधित आंकड़ा जो है अपने पास प्राप्त करके रखेंगे। और साथ ही साथ इस सूचना संग्रहण का एक उद्देश्य ये भी है कि यदि किसी क्षेत्र विशेष से ज़्यादा संख्या में, बड़ी संख्या में रोगी आ रहे हैं चिन्हित होकर, तो उन क्षेत्रों में विशेष हमारा ध्यान रहेगा। सरकार के बैंक विलय तथा निजीकरण के खिलाफ बैंकर्स के हड़ताल से जिले में दिन भर ग्राहक रहे परेशान। ऑल इंडिया बैंकर्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन तथा बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त आह्वान पर बैंकों के देशव्यापी हड़ताल का असर जिले में सुबह से देखने को मिल रहा था। एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदस्यों ने बैंक कार्यालय के बाहर ताला बंद कर घंटों केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान अधिकतर ATM ठप हो गए, इससे ग्राहकों को काफी परेशानी हो रही थी। दरअसल बैंक कर्मी 4 बैंकों के विलय एवं सरकार द्वारा निजीकरण करने के खिलाफ देशव्यापी 1 दिवसीय हड़ताल पर है। बैंक कर्मियों ने बताया कि सरकार बैंक कर्मियों के हित में काम नहीं कर रही है। AIBA और BSE की तरफ से 1 दिवसीय हड़ताल है। सरकार का जो ये क्लोजर मर्जर का नीति चल रहा है, इसके विरोध में, ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए आज हमारा ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। 1 दिवसीय हड़ताल है हमारा। आगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो इंडेफिनिट स्ट्राइक पर हम जाएंगे। अपने परिजनों से तंग आकर एक किशोरी घर से हुई फरार, भटकती हालत में लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवती अपने माता पिता के प्रताड़ना से तंग आकर आज घर छोड़कर प्राण न्यौछावर करने की प्लान कर ली। इसी क्रम में एक अनजान महिला ने युवती को समझा बुझाकर अपने घर लाया और इस घटना की जानकारी स्थानीय पत्रकार को दी। मिली जानकारी के अनुसार यह मामला मिठनपुरा थाना क्षेत्र की है, जहां एक 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने अपने माता पिता के प्रताड़ना की वजह से मंगलवार को घर छोड़कर आत्महत्या की प्लानिंग कर ली। उधर से गुजर रही एक महिला का ध्यान उस युवती पर पड़ा। युवती को महिला ने समझा बुझाकर शांत करवाया और उसे अपने घर लेके आई। महिला ने उस घटना की जानकारी स्थानीय पत्रकार को दी। मम्मी पापा में प्रॉब्लम होता है घर में, मम्मी घर में नहीं रहती है, मम्मी दूसरा शादी कर लिया और पापा भी शादी किए हुए हैं बहुत सारा, और घर में हमको मारते हैं, पीटते हैं और ये काम करवाते हैं सारा। और मम्मी से बोलते हैं कि हम पापा के पास नहीं रहेंगे, तो मम्मी बोलती है कि नहीं, कुछ भी है बाप के पास ही रहो, हम नहीं रखेंगे। और बोलती हैं कि समझो कि माँ मर गई है तुम लोग की और नहीं रहना तुम लोग को। आखिर कारण क्या है कि तुम घर में नहीं रहना चाहती हो? हमको वहाँ नहीं अच्छा लगता है और उन लोग का व्यवहार भी अच्छा नहीं है जिससे हम रहे वहाँ पे। क्या किस टाइप का व्यवहार है? बहुत अजीब है। हमारे साथ कुछ गलत काम किया वो लोग? नहीं, मारते हैं, पीटते हैं। और अब उनकी जो वाइफ सब है वो भी रोब झाड़ती है एकदम और काम करवाती है। और वो अभी बेबी भी पैदा कर रही है और हम लोग को जलाती है, बोलती है कि यही राज करेगा, ये वो बोलती है। कितनी पत्नियां हैं? अभी घर में तो एक ही है और एक जो सबसे बड़ी मम्मी थी वो भी चली गई, दिल्ली भाग गई वो भी। और मेरी मम्मी अलग ही हो गई, शादी कर ली वो। अभी एक है जो दिल्ली में रहती थी, अब वो आ गई है तो वही रहती है। क्या अब क्या चाह रही हो तुम? हम यही चाह रहे कि हम उस घर में नहीं रहेंगे अब। क्या इस तरीके से पहले भी तुम घर से भागी हो? हाँ। क्या है? यही कारण था।
फिर आज क्या हुआ है? आज वही हुआ था जो हमेशा होता था, तो इसीलिए हम नहीं रहना चाहते उस घर में। और पुलिस सबसे यही हम ये करते हैं कि हमको वहाँ नहीं ले जाए, हमको अन्याय मिले। आज तुम कहाँ जा रही थी? ये महिला तुमको लेके आई है, कहाँ जा रहे थे? हम वहीं पे मतलब घूम रहे थे, तो ये जो हमको पकड़ ली, इनको लगा कि हम सुसाइड कर रहे हैं, तो यही अपने घर में ले जाके हमको रखी। इधर इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर युवती से पूछताछ कर थाने ले गई। एक भटकती हुई लड़की जिसका नाम नेहा है, पिता का नाम मुजाहिद नैयर है, भटकती हुई मिली है। उसके बारे में हम लोग अपना जांच पड़ताल कर रहे हैं, अग्रिम कार्रवाई करेंगे। पूछताछ क्रम में क्या सामने आया? ये बता रही है कि हम अपने घर से तंग आकर हम बार बार घर से निकल जा रहे हैं। जांच पड़ताल सदर थाना क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को देखते हुए आईजी गणेश कुमार औचक निरीक्षण के लिए थाने में पहुंचे। आए दिन सदर थाना क्षेत्र में कई बड़ी घटनाओं को अपराधियों ने अंजाम दिया है। बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए तिरहुत परिक्षेत्र के आईजी गणेश कुमार सदर थाना में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। आईजी गणेश कुमार के साथ सिटी एसपी तथा नगर डीएसपी भी मौजूद थे। औचक निरीक्षण के दौरान आईजी ने विगत महीने में हुई घटनाओं पर औचक निरीक्षण किया, साथ ही सदर थाना के कार्य प्रणालियों को सुधारने का निर्देश दिया। सदर थाने अंतर्गत कुछ एक महीने के अंदर में जो है आपराधिक घटना में कुछ वृद्धि हुई है, उसके लिए आईजी सर ने जो है कि स्पेशल बैठक यहाँ पे किया, जिसमें यहाँ के डीएसपी, यहाँ के थानेदार, प्रभारी सारे लोग मिल बैठक में भाग लिया और अपराध पे अंकुश लगाने हेतु जो है कि कुछ उनके द्वारा टिप्स दिए गए हैं, उसको जो है कि आगे हम कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ जो है कि देखने में कोई अधिकारी के द्वारा या हमारे जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं पदाधिकारी, उनका ये से विचार में हुआ है, उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि जो भी अपराधी घटनाएं हो रही हैं उसमें जो है कि 18 साल से लेकर 25 साल तक के लड़के खड़े हैं, उसमें एक नए तरीके से वाहन चेकिंग करने का जो है कि निर्देश आईजी सर के द्वारा दिया गया है। साथ ही जो संपत्ति मुलाकात में जो जेल से बाहर निकले उनका सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है कि कौन कौन जो आपराधिक मामले में जेल गए हैं वो कौन कौन जेल से बाहर हैं, उनका भौतिक सत्यापन कर लिया जाए कि वो जेल से छूटने के बाद कहाँ है। साथ ही जो सदर थाना है, अहियापुर है, टाउन है, तो सदर और अहियापुर थाना के थानाध्यक्षों को विशेष निर्देश दिया गया है कि अपने अपने थाने क्षेत्र के अंतर्गत जो भी लॉज है, हॉस्टल है या जो किराए के मकान में किराएदार रह रहे हैं उनका टेनेंट वेरिफिकेशन अवश्य रूप से करा। इसके लिए अभी सदर थाने में जो है कि हम लोगों ने जो है कि मोहल्ला वाइज मुजफ्फरपुर जंक्शन पर घंटों विलंब से चल रही है ट्रेनों के परिचालन से दिन भर यात्री रहे परेशान। देखिए ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जंक्शन से होकर गुजरने वाली अधिकांश ट्रेनों का परिचालन 6 घंटे से 14 घंटे देरी से हो रहा है। ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्रियों के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही है। यही नहीं, जंक्शन पर स्थित पूछताछ कार्यालय के बाहर यात्रियों की भीड़ लगी रही। सभी यात्री अपने अपने ट्रेनों की स्थिति जानने में जुटे रहे। मुजफ्फरपुर से बांद्रा जाने वाली अवध एक्सप्रेस 14 घंटे देरी से रवाना हुई। इसके अलावा कई ट्रेन 4 घंटे से 8 घंटे तक लेट से चल रही थी। ट्रेन की स्थिति से मजबूर यात्री प्लेटफॉर्म पर बैठकर ही ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन की इस स्थिति पर यात्रियों ने कहा कि कभी भी रेलवे की स्थिति नहीं सुधरने वाली है। अभी तो हम तो उधर से आए तो ट्रेन का ठीक ही व्यवस्था था, लेकिन इधर का बारे में हम नहीं बता सकते। कल ही हम आया। कौन सा भी ट्रेन कोई देखने गए थे? हम कहते हैं साधारण। क्या समय है वो लोग? अभी 3:15 में उसका टाइम है। अच्छा, कितने घंटे लेट कितना है? अभी तो बताया नहीं है कितने घंटे लेट है। यहाँ तो खुलने का 3:15 में समय है। अच्छा, और कोई परेशानी नहीं हो रही है ना? अभी तो हमको कोई परेशानी नजर नहीं है। ट्रेन परिचालन का भी खराब स्थिति है। क्या हो रहा है? लेट हो रहा है ट्रेन सब। कितने घंटे ट्रेन चल रही है? 1 घंटा 2 घंटा लेट है। घंटों विलंब से चल रही ट्रेनों ने यात्रियों को बेचैन कर दिया। इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर जंक्शन पे, जहाँ ट्रेन के लेट होने के कारण यात्रियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जंक्शन है। यहाँ पे सैकड़ों यात्री कई घंटों से बैठे हुए हैं। पिछले कई घंटों से लगातार ये लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। त्योहार का समय है। ट्रेन परिचालन
ज़्यादा होने से इन लोगों को समस्या बढ़ गया है और बढ़ने के कारण इन लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इधर हम दिखाना चाहेंगे कि ये रेलवे ट्रैक है, आप देख सकते हैं कि एक मालगाड़ी लगी हुई है। इसके अलावा एक भी ट्रेन जंक्शन पे नहीं है, जिसके कारण यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हम आपको लिए चलते, ये जंक्शन मुजफ्फरपुर जंक्शन है, इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे, ये पूछताछ काउंटर है अंदर में, काउंटर के अंदर लिए चलेंगे कितनी ट्रेनें हैं जो अभी लेटे चल रही है। त्योहार का समय है, दीपावली है और इसके बाद ठीक छठ है, तो मुजफ्फरपुर जंक्शन से गुजरने वाली सभी ट्रेनें लगभग कई घंटे लेटे चल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम पूछताछ काउंटर पे चल रहा है। ये दिखाना चाहेंगे कि ये नेम प्लेट आप देख सकते हैं, ये कई ट्रेनें ऐसे हैं जो लगभग कई घंटे लेट हैं, आप देख सकते हैं। ट्रेन के नहीं आने की वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यात्रियों को। हम दिखाना चाहेंगे इधर साइड ये पूछताछ काउंटर पर भीड़ लगी हुई है और यहाँ भी यात्रियों काफी इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का कि कब ट्रेन है जो हम अपने सफर को जाए। तो आप कह सकते हैं कि हाल ही में दीपावली है और छठ है, जिसको लेकर यात्री इधर उधर भागने में परेशान है और ट्रेन की जो स्थिति है लगभग सभी ट्रेनें विलंब से चल रही है, जिसके कारण यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रेलवे का इस पर कोई ध्यान नहीं है। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। महाराष्ट्र में गिरते कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस किसान मोर्चा के सदस्यों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। मंगलवार को सरैयागंज टावर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का पुतला फूंका। जिला कांग्रेस किसान कमेटी के अध्यक्ष सुशील कुमार शाही ने बताया कि महाराष्ट्र में भाजपा के उम्मीदवार पैसा बांटते हुए पकड़े जाते हैं और रुपए पकड़वाने वाले किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाना पटोले के भतीजे के साथ मारपीट की घटना ये बताती है कि महाराष्ट्र में कानून का राज खत्म हो चुका है। विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के कैंडिडेट द्वारा पैसा बांटा जा रहा था, जिसका विरोध करने पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाना पटोले जी के भतीजे को मारपीट करके घायल कर दिया गया। वह मरणासन स्थिति में है और नाना पटोले जो को ही देवेंद्र फडणवीस सरकार द्वारा फंसाया जा रहा है, उसके विरोध में जिला किसान कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर ने देवेंद्र फडणवीस का पुतला फूंका है। हम इस कांड की घोर भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं। यह सरकार फांसीवादी सरकार है। इस सरकार को बदलने के लिए जिला किसान कांग्रेस कमेटी और पूरे देश की कांग्रेस कमेटी कमर कस चुकी है। और यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होते हैं। अभी बाकी सब देखेंगे हम सब लोग। ये मेरे व्हाट्सएप पे पता नहीं क्या है? ये सब किसके लिए हो? ये सब किसके लिए? ये अपने नेबर की दिवाली पार्टी के लिए। और ये इसके कजन के बर्थडे के लिए, याद नहीं है? और ये रिया के जॉब छोड़ने की सेलिब्रेशन के लिए। और डैड ये वाले सनी के हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए। अंकल वो अपना सोनू है ना, उसकी वेलकम पार्टी के लिए। और डैड ये निकी और रोहित के ब्रेकअप एनिवर्सरी के लिए हो गया। और ये निकी और रोहित के पैच अप पार्टी के लिए। हाँ वो भी हो गया। और ये मेरी शादी के लिए है ना? अरे ऑफ कोर्स डैड। ओकेजन तो बस बहाना है। स्टार्ट द सेलिब्रेशन। मेट्रो शूज, फाइंड योर पेयर। घर की खूबसूरती बढ़ानी हो तो करें ब्लैकबेरी टाइल्स का उपयोग। ब्लैकबेरी टाइल्स के बिहार में एकमात्र डीलर माँ दुर्गा मार्बल एंड टाइल्स एवं सोनी इंटरप्राइजेस, झिटकैया रोड, MIT गेट नंबर 1 के नजदीक, लक्ष्मी चौक, बैरिया रोड, मुजफ्फरपुर।
7,000 स्क्वायर फीट में बिहार का नंबर 1 टाइल्स लाइव डिस्प्ले, जहां 50 से ज्यादा किचन, बाथरूम एवं पूजा घर का डिस्प्ले देखकर पसंद कर सकते हैं मार्बल, टाइल्स और ग्रेनाइट। घर की खूबसूरती बढ़ानी हो तो पहुंचे मां दुर्गा मार्बल एंड टाइल्स शोरूम, जहां डिजिटल टाइल्स, हाई ग्लोस टाइल्स, 3D टाइल्स, वाटरप्रूफ टाइल्स, पार्किंग टाइल्स एवं लाखा रेड ग्रेनाइट, जेम रोड ग्रेनाइट, पेपर ब्लैक सहित कई अन्य कलर, रेंज और साइज में उपलब्ध है। ग्रेनाइट और सैनिटरी 0 माइल बैरिया रोड के दादर पुल से पूर्व स्थित सोनी इंटरप्राइजेज में भी लाइव डिस्प्ले देखकर अपने घर के कमरे, किचन, बाथरूम और पूजा घर के लिए टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट कर सकते हैं पसंद। तो अभी ये 7,000 स्क्वायर फीट का ये डिस्प्ले और लाइव डिस्प्ले जो लोगों के लिए एक समझना आसान है। आप 4 पीस टाइल्स दिखा के जो है समझा नहीं सकते हैं किसी को, और यहाँ है कि जो भी कस्टमर आते हैं वो संतुष्ट होके जाते हैं। और इतना रेंज, एक ब्लैकबेरी टाइल्स जो इंटरनेशनल क्वालिटी बनाती है, ये पूरे बिहार में माँ दुर्गा मार्बल ही एकमात्र डीलर हैं। मेरे यहाँ जितने भी सेल्समैन हैं वो एजुकेटेड हैं, जो आपको कन्विंस करते हैं, बताते हैं कि कहाँ पे क्या लगाना है। लेकिन यहाँ जो क्वालिटी मिलेगी वो उत्तम क्वालिटी मिलेगी। टाइल्स तो सब बेच रहे हैं लेकिन क्वालिटी ये मस्ट है। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, तात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। IITZ, NET, एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट,
थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर पंकज मार्केट सरैयागंज मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठनपुरा चौक मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। आपके शहर में खुल गया है किंडर मोशन डांस एंड एक्टिविटीज क्लासेज, जिसमें इंडिया के फेमस कोरियोग्राफर द्वारा प्रशिक्षित डांस टीचर बच्चों को डिफरेंस फॉर्म में डांस सिखाते हैं, जैसे बॉलीवुड, हिप हॉप, कंटेम्प्ररी पॉप डांस सिखाते हैं। साथ में एक्टिविटीज के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट, विभिन्न तरह की पेंटिंग्स और ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज सिखाए जाते हैं। एकेडमी में एज ग्रुप बॉयज के लिए 2 साल से 12 साल एवं गर्ल्स के लिए 2 साल से 18 साल तक है। हमारा पता है नियर होटल शिवम इन, मुखर्जी लैंड, मोतीझील, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9931695198। रियल वर्ल्ड छोड़कर मोबाइल, टीवी, आईपैड की दुनिया में चले गए हैं। इंटरमोशन इज एंटायरली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो कि बच्चों पे फोकस किया जाता है। इसमें 2 तरह की चीज़ों पे हम फोकस करते हैं, एक है फिजिकल फिटनेस और दूसरा है ब्रेन डेवलपमेंट। तो फिजिकल फिटनेस हम डांस के जरिए पूरा करते हैं और ब्रेन डेवलपमेंट हमारा एक्टिविटीज़ पार्ट है। और डांस करने से बच्चों में आत्मविश्वास भी पैदा होती है और आजकल के कंपटीशन में बहुत ज़रूरी है कि बच्चा तेज़ तैयार बने, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो यहाँ पर हम एक तरह से लर्निंग विद फन भी कह सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। धनतेरस को लेकर सोनारपट्टी बाजार सज धज के तैयार हो गया है। ग्राहकों के नदारद होने पर दुकानदारों में मायूसी छाई। देखिए ये रिपोर्ट। भगवान धनवंतरी एवं मां लक्ष्मी का पूजन पर्व धनतेरस में अब महज 3 दिन बचे हैं। पुरानी बाजार स्थित सोनारपट्टी में धनतेरस को लेकर स्वर्णकारों ने सोने चांदी की लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, चांदी के सिक्के, गिन्नी एवं 500, 2000 के चांदी के नोट मंगा रखे हैं। पर ग्राहकों की कमी एवं आर्थिक मंदी का डर उन्हें धनतेरस के दिन कम बिक्री की घबराहट होने लगी है। हमें चांदी के सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं, डॉलर है, बस यही सब। हल्की लाइट वेट के टॉप है, मूर्ति है। मूर्तियों की जो बात करें तो मूर्तियों की डिमांड इस बार करती है। मूर्तियों की डिमांड बहुत कुछ, बाजार की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है। कैसा चले बाजार, उम्मीद तो नहीं है कि बहुत अच्छी चलेगी बाजार।
वहीं बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि धनतेरस के दिन गोधली बेला में सोने चांदी के सिक्के, बर्तन, झाड़ू एवं सजावट का सामान खरीदना लाभप्रद होता है। इन खरीदे गए सिक्कों और बर्तनों में भगवान श्री गणेश एवं माता लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। 25 तारीख शुक्रवार के दिन धनतेरस पड़ रहा है। इस दिन माता लक्ष्मी का जन्म और धन्वंतरी जन्मदिन भी मनाया जाता है। चूंकि माता लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था और कलश से लेकर उनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए उस कलश को स्वरूप मानकर उस दिन बर्तन खरीदने का, सोने का, चांदी का, पीतल का, तांबे का बर्तन खरीदने का प्रचलन चला रहा है। बर्तन के साथ लोग सोने का सिक्का भी खरीदते हैं, चांदी का सिक्का भी खरीदते हैं, या कोई भी धातु का कोई वस्तु खरीदने का विधान है। उस दिन झाड़ू खरीदने का भी विधान होता है ताकि दरिद्रा भाग्य लक्ष्मी का वास हो हमारे यहाँ। खासकर संध्या काल, जिसको गोधूली बेला कहते हैं, उस समय अगर आप खरीदारी करते हैं तो अति उत्तम होता है। का ये सबसे उत्तम समय गोधूली बेला ही माना जाता है। ऐसे शाम से लेकर रात तक आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन सबसे शुभ बेला गोधूली बेला ही होता है। इसमें खरीदे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राज्य स्तरीय विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ जिलाधिकारी ने मशाल जलाकर किया। राज्य स्तरीय विद्यालय बालक एथलेटिक प्रतियोगिता का शुभारंभ सिकंदरपुर स्थित पंडित नेहरू स्टेडियम में जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने झंडोत्तोलन एवं मशाल जलाकर किया। इस प्रतियोगिता में 37 जिलों के 570 खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत नृत्य प्रस्तुत की गई। प्रतियोगिता के पहले दिन अंडर 19, अंडर 17 एवं अंडर 14 के लिए दौड़ के साथ प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। मुजफ्फरपुर जिले में अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 बालक एथलेटिक्स प्रतियोगिता का यहाँ पे शुभारंभ किया गया। ये प्रतियोगिता 22 से 25 तारीख तक यहाँ पे आयोजित कराई जाएगी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और यहाँ पर कुल 38 जिलों के प्रतिभागी हैं। साथ में एकलव्य स्कूल जो है भागलपुर का, वो भी यहाँ पर भाग लेने के लिए आए हुए हैं। संख्या लगभग 1200 से अधिक प्रतिभागियों की है। आगामी 2-3 दिनों तक विभिन्न प्रकार के फील्ड इवेंट्स यहाँ पर आयोजित कराए जाएंगे। अभी फिलहाल जो प्रिलिमिनरी सिलेक्शन राउंड, जो सेमीफाइनल जो हम लोगों ने अभी 800 मीटर्स का देखा, और भी जो जितनी भी धावा प्रतियोगिताएं होंगी सारी यहाँ पर आयोजित कराई जाएंगी। काफ़ी जोश में है बच्चे और अपेक्षा करते हैं कि एक अच्छा माहौल यहाँ पर तैयार होगा और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का परिचय देते हुए सभी प्रतिभागी जो है यहाँ पर अच्छी यादें यहाँ से संजो कर जाएंगे। और आने वाले दिनों में भी मुजफ्फरपुर जिलों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता रहे। अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने बैडमिंटन प्रतियोगिता राज्य स्तरीय यहाँ पर आयोजित कराई। साथ ही साथ उसके पूर्व जो है यहाँ पर राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता भी आयोजित कराई गई थी। और इसके जस्ट निकट में जो अभी इंडोर स्टेडियम बन रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम लोग वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के इवेंट्स को भी यहाँ पर आयोजित करा सकें। समरनालय में किसान मोर्चा के सदस्यों ने पैक्स में सदस्यता में गड़बड़ी के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया। समरनालय में राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने पैक्स सदस्यों की ऑनलाइन आवेदन के बाद सदस्य नहीं बनाने के खिलाफ धरना दिया। किसान मोर्चा का आरोप है कि पैक्स सदस्यता में मनमानी हो रही है। किसान मोर्चा ने कहा कि सरकार के आदेश के बाद सभी लोगों ने पैक्स सदस्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया, लेकिन सिर्फ नाम छांटकर खास वर्गों का नाम ही जोड़ा गया है। अगर सभी लोगों का नाम नहीं जोड़ा गया तो इससे भी उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मतलब ऑनलाइन आवेदन, राज्य सरकार का आदेश हुआ कि भाई ऑनलाइन आवेदन पैक्स में किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जब पैक्स में लोग किया तो क्या किया कि सरकार बजाबते सबका सदस्यता शुल्क 1 रुपया सरकार दे दी। मतलब ऑनलाइन जितने भी बिहार में ऑनलाइन सदस्य है सबको सरकारी मतलब पैसा देकर
उनको सदस्य बना दिया गया। लेकिन यहाँ मुजफ्फरपुर के जो जिला सहकारिता पदाधिकारी वो 4 पदों पर बैठे हुए हैं। एक AR पूर्वी है, एक AR पश्चिमी के पद पर है। उसके बाद बैंक प्रबंधक मतलब कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक भी है MD, और सहकारिता पदाधिकारी भी हैं। चारों व्यक्ति चारों पद पर एक ही व्यक्ति कार्यरत है। इसलिए भ्रष्टाचार करके वो SC ST OBC के जितने भी ऑनलाइन सदस्य थे उसको मतलब चिन्हित करके हटाए। बताइए। नाम लड्डू सहनी, और वोटर लिस्ट में आज सत्यापन होकर सबको ये जाना है प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी के पास। अब तक ले ऑनलाइन सदस्यों का मतलब मतदाता सूची में जोड़ा नहीं गया है। हम मांग करते हैं कि वो ऑनलाइन सभी आवेदकों का सदस्यता मतलब सत्यापित करके प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी को भेजने का काम करे। सरकार की उपेक्षा से नाराज दफादार चौकीदार का अनशन दूसरे दिन भी जारी। सरकारी उपेक्षा के शिकार दफादार चौकीदार पंचायत ने इस बार दिवाली नहीं मनाने का निर्णय लिया है। अनशन के दूसरे दिन भी अनशन स्थल पर किसी भी अधिकारी के नहीं आने के कारण उन्होंने यह निर्णय लिया है। चौकीदार दफादार पंचायत के सचिव डॉक्टर संत सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन चौकीदार दफादार के साथ भेदभाव कर रही है। आज जो है दफादार चौकीदार के स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के आश्रितों का आमरण अनशन का आज दूसरा दिन भूख हड़ताल है। बस हम लोग का मात्र एक ही मांग है, नियुक्ति पत्र जो सरकार के नियमानुसार हम लोग आवेदन किए हुए हैं, लेकिन जिला अधिकारी द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है। लगभग हम लोग 2014 से अब तक 105 मामला लंबित है, जिसमें मात्र 11 साथी को 2017 में चयन समिति का बैठक करके किया गया। उसके बाद से हम लोग लगातार ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। आज जो है अभी तक दूसरे दिन भूख हड़ताल पे है, लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर यहाँ तक आया नहीं है, और हमारे एक साथी का जो है तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। तो हम लोग जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं की जाती है, बस मात्र एक ही मांग है, नियुक्ति पत्र। अगर नियुक्ति पत्र निर्गत कर देते हैं, हम लोग अपनी मांग को हम लोग अनशन को तोड़ देंगे। समरनालय में बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया और सरकार विरोधी नारे लगाए। समरनालय में बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का आरोप है कि सरकार हम लोगों की मांगों को लगातार अनदेखी कर रही है। कर्मचारी संघ ने मुख्य रूप से 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य मित्र, आयुष्मान मित्र का पद सृजित कर उसे मैक्सिन कुरियर को नियुक्त करने, हुए 18,000 रुपए न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने तथा आशा ममता की भांति मृत्यु के उपरांत मैक्सिन कुरियर को भी सामाजिक सुरक्षा के तहत उनके आश्रितों को 4 लाख रुपया अनुदान देने की मांग की। मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार पटना जो आयुक्त के द्वारा हम लोग को संलेख देना है ममता का और वैक्सीन कुरियर का। वैक्सीन कुरियर लोग हैं जो कि 12 महीना काम करते हैं जाड़ा में, बरसात में, फिर उनको कम मानदेय पर रखा गया है। बहुत बड़ा श्रम का शोषण किया गया। सरकार से समझौता हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून के अंतर्गत जो भी काम करने वाले लोग हैं किसी भी क्षेत्र में हो, सरकारी में गैर सरकारी में, कम से कम न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 18,000 रुपया देना होगा। सरकार से वादा भी हुआ था, लेकिन वादा खिलाफी सरकार कर रही है, टाल मटोल की नीति अपना रही है। ममता के साथ भी वही हाल है, 200-100 रुपया दे करके, जबकि ये लोग स्वास्थ्य जगत में बहुत बड़ा काम करते हैं। ये लोग बच्चे का मृत्यु से बचाते हैं। एम्बुलेंस चालक है वो भी अपना रोल अदा करते हैं, अपना काम छोड़ देते हैं और ये सरकारी सेवा करते रहते हैं। ये अपनी जान जोखिम में लेकर के रात दिन एक करके बच्चों का जीवन, स्वास्थ्य कर्मी का जीवन को ये लोग बचाते हैं। एम्बुलेंस चालक भी, ममता भी और वैक्सीन कुरियर भी, ये तीनों आदमी का जो योग्यता है ये महत्वपूर्ण योग्यता है। इसके द्वारा सरकार टाल मटोल की नीति अपना रही है, समझौता कर लेती है, फिर इसको लागू नहीं करती है। इसलिए आज तीसरा दिन हम लोग का यहाँ स्वास्थ्य कर्मी का धरना आयुक्त महोदय के माध्यम से यहाँ से चल रहा है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार पटना के यहाँ ये संलेख दिया जाए। अगर इससे भी नहीं होता है तो हम लोग 30 नवंबर 2019 को गर्दनी बाग में माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष सभी स्वास्थ्य कर्मी मिलकर काफी संख्या में धरना प्रदर्शन देंगे। अगर उससे भी नहीं होता है तो हम लोग निर्णय ले चुके हैं राज्य संघ कि 8 जनवरी 2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होते हैं कुछ नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए सिटी न्यूज परिवार को इजाजत। नमस्कार।